मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, बेशक अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी मखलूकात से अफजल तख्लीक किया है। इसी इंसान ने अपनी गौर व फिक्र से काम लेते हुए जमीन व आसमान में बहुत से ऐसे राजों से पर्दा उठाया जिन्हें देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। जब इंसान की नजर हजारों फुट गहरे समंदर पर पड़ी तो उसने अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ बड़े बड़े बहरी जहाज बना दिए बल्कि आबदोजों की दरियाफ्त की जिन्होंने समंदरों के सीनों को चीर कर रख दिया। फिर इसी तरह जब इंसान की नजर आसमान की बुलंदियों पर पड़ी तो इसने सितारों पर कमंदें डालने का सोचा और इसके इसी तजस्सुस ने खलाई गाड़ी यानी स्पेस क्राफ्ट को जन्म दिया और यूं ये खला में मौजूद राजों से पर्दा उठाने निकल पड़ा। लेकिन मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसी सफर के दौरान एक ऐसा हादसा भी रूनुमा हुआ जिसने फल्कियात की दुनिया को बहुत हद तक मुतासिर किया। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब दो ताकतवर देशों के दरमियान जंग जारी थी। यह जंग कोई गोला बारूद की नहीं बल्कि खला में जाने की थी। दोनों ममालिक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और एक दूसरे को शिकस्त का मजा छकाने के लिए दोनों देश बेताब थे। ये एक सच्ची कहानी है व्लादेव कुमारो नामी खलाई बाज की, जिसका ताल्लुक सोवियत यूनियन से था। 23 अप्रैल 1967 को यह स्पेस क्राफ्ट सोवियत यूनियन की बेस से खला में छोड़ा गया। यह स्पेस क्राफ्ट अभी खला के सफर पर रवाना ही हुआ था कि व्लादियो को अंदाजा हो गया था कि इस स्पेस क्राफ्ट में जरूर कोई खराबी मौजूद है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान नजर आ रहा था। इसके बावजूद वो जैसे तैसे करके खला में पहुंचने में कामयाब हो गया, जहां पर उसने 27 घंटे गुजारे और जमीन के इर्द गिर्द तकरीबन 18 चक्कर भी लगाए। जबकि सोवियत यूनियन से ताल्लुक रखने वाले साइंसदान हेलन कूपर का अपनी किताब में कहना है कि व्लादियो ने खला में 37 घंटे गुजारे और 23 के करीब जमीन के गिर्द चक्कर निकाले। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, दिलचस्प और हैरत अंगेज बात यह थी कि उस स्पेस क्राफ्ट में व्लादियो के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। वो बिल्कुल अकेले इसमें सवार थे। वो जिस स्पेस क्राफ्ट में सवार थे उसका नाम सोयूज़ 1 था। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि खला में जाने वाले पहले खलाबाज का ताल्लुक भी सोवियत यूनियन से था और उसका नाम यूरी गागरिन था। यह वो कामयाब खलाबाज था जो सबसे पहले स्पेस में जाकर जमीन का चक्कर लगाकर सही सलामत वापस लौटा। स्पेस क्राफ्ट में 2 सोलर पैनल नस्ब किए गए थे जिनको स्पेस में जाकर खोलना था, लेकिन फनी खराबी की वजह से ये सोलर सही तरह से नहीं खुल पाए और इनके ना खुलने की वजह से स्पेस क्राफ्ट को इतनी रोशनी नहीं मिल पा रही थी जितनी उसको जरूरत थी। इस वजह से काफी गड़बड़ हो रही थी। उस स्पेस क्राफ्ट में लगे बटन भी धोखा देने लगे थे, जबकि रोशनी न होने की वजह से व्लादियो को आगे देखने में काफी मुश्किल पेश आ रही थी। नीचे जमीन पर मौजूद लोगों को अंदाजा हो रहा था कि स्पेस क्राफ्ट में जरूर कोई खराबी है। दोस्तों, अब व्लादियो के वापस लौटने का वक्त था। याद रहे कि स्पेस से वापसी पर हर खलाबाज के स्पेस क्राफ्ट के साथ 2 पैराशूट लगा दिए जाते हैं ताकि वापस जमीन पर आते वक्त उनको खोलकर स्पीड को कम किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती समझे या कुदरत का खेल, जब व्लादियो वापस लौट रहे थे तो स्पेस क्राफ्ट की स्पीड इंतहाई तेज होने की वजह से व्लादियो ने अपने पैराशूट खोलने चाहे तो दोनों ही पैराशूट किसी खराबी की वजह से ना खुल सके। इस सब माजरे को देखते हुए फैसला किया गया कि व्लादियो की मदद के लिए एक और स्पेस क्राफ्ट सोयूज़ 2 को खला में भेजा जाए, लेकिन बाद में यह फैसला वापस ले लिया गया क्योंकि उस दिन तेज तूफान के असरात नजर आ रहे थे और दूसरे स्पेस क्राफ्ट को फिजा में भेजना बहुत मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि मिशन अब बिल्कुल फेल होने के करीब है और किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। लिहाजा व्लादियो पैराशूट के बगैर जमीन पर हजारों किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से लौट रहे थे। प्यारे दोस्तों, आप अंदाजा कर सकते हैं कि यह कितनी भयानक सूरत हाल होगी। व्लादियो उसी स्पीड के साथ जमीन पर आ गिरे और उनका कैप्सूल फिजा में शोलों की सूरत में बदल गया। जब व्लादियो को उस कैप्सूल से निकाला गया तो वो बिल्कुल एक बड़े कोयले की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, इसके अलावा आपको बताते चलें कि व्लादियो को स्पेस में भेजने का फैसला क्यों किया गया। बात कुछ यूं है कि जब पहली दफा यूरी गागरिन को स्पेस में भेजा गया तो उसके साथ व्लादियो समेत 2 और साथी भी मौजूद थे। व्लादियो पायलट रह चुके थे, इसलिए इनको भी उन 3000 अफराद में चुना गया जो इस काम के लिए आगे आए थे। यही वो पहला मिशन था जिसमें 2 से ज्यादा अफराद सफर कर रहे थे और यह जानकर आपको जरूर हैरानी होगी कि उनके पास स्पेस सूट भी नहीं था,
लेकिन इन सब के बावजूद ये मिशन कामयाब रहा और 3 लोग सही सलामत जमीन पर लौट आए, जो सोवियत यूनियन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद विलादियो का पूरी सोवियत यूनियन में चर्चा आम हो चुका था और उनको कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई, जिसके बाद यह फैसला किया गया कि अब दोबारा विलादियो और यूरी गागरिन को स्पेस में भेजा जाएगा। लेकिन बाद में यह फैसला लिया गया कि इस बार सिर्फ विलादियो को ही स्पेस में भेजा जाए और यूरी गागरिन को बैकअप के तौर पर रखा जाए, कि अगर विलादियो किसी वजह से स्पेस में नहीं जा पाते तो उनकी जगह यूरी गागरिन को भेजा जाएगा। लिहाजा उस बार अगर विलादियो कामयाब हो जाते तो यह सोवियत यूनियन की एक तारीखी कामयाबी होती। लेकिन जैसा कि हमने ऊपर अर्ज किया कि बदकिस्मती से वो दोबारा इस मिशन में कामयाब ना हो सके। मोहतरम नाजरीन, याद रहे कि स्पेस में सबसे ज्यादा दिन काम करने का रिकॉर्ड अभी भी अमेरिका के पास है, जो एक मोमर खातून डॉक्टर विटसन है। इनके पास पहले से ही सबसे ज्यादा बार खला में किसी खातून खलाबाज की जानिब से चहलकदमी का रिकॉर्ड मौजूद है और ये पहली खातून है जिन्हें बैनुल अक़वामी स्पेस स्टेशन यानी ISS को 2 बार कमांड करने का एजाज हासिल है। इनका कहना था कि इस तरह के रिकॉर्ड को तोड़ना मेरे लिए बहुत एजाज की बात है और नासा के तमाम साथियों की नुमाइंदगी करना, जिन्होंने इस खलाई सफर को मुमकिन बनाया और जिसके नतीजे में यह रिकॉर्ड कायम हो सका। उन्होंने मजीद कहा कि नासा के साथ यह बहुत दिलचस्प वक्त है। हम लोग सन 2030 की दहाई में मरीख के मिशन के बारे में पुरजोश हैं। जमीन पर SLS रॉकेट बनाने की तैयारी हो रही है जो हमें बिल आखिर वहां ले जाएगा। मुझे अपनी टीम पर बहुत फख्र है। इस मोमर खातून ने खला में तकरीबन 535 से ज्यादा दिन गुजारे हैं। रियल वर्ल्ड के प्यारे दोस्तों, खला में जाने के लिए हर मुल्क ने अपनी किसी कोशिश जरूर की, जिनके नतीजे में कभी कभी दिलचस्प वाकयात का भी सामना रहा है। जैसा कि 2007 में मलेशिया के माहिर फल्कियात डॉक्टर मुजफ्फर शकूर को मलेशियन गवर्नमेंट ने खला में भेजने का फैसला किया तो उनके इस ट्रिप में रमजान के रोजे भी आ रहे थे और उन्हें अपनी सबसे अहम इबादत नमाज भी अदा करना थी, जिसकी छूट किसी मुसलमान को नहीं है। डॉक्टर मुजफ्फर दीनदार आदमी है, इसलिए इन्होंने अपना मसला मलेशियन गवर्नमेंट के सामने रखा कि मैं वहां नमाजें कैसे अदा करूंगा और रोजे किस तरह रख सकूंगा, क्योंकि अजराम फल्की के मदार के मुताबिक जमीन की हरकत 17,136 मील फी घंटा की रफ्तार से है। मैं वहां मक्का की तरफ मुंह करके नमाज कैसे अदा करूंगा? मैं खला में हूंगा और मक्का जमीन पर। दूसरा, वहां 24 घंटों में 16 बार दिन और रात का नक्शा बदलता रहता है। अगर मैं सूरज के तलुओ गरूब के मुताबिक नमाजें अदा करूं तो हर 18 मिनट के बाद एक नमाज पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह एक दिन में 80 नमाजें अदा करना होंगी और इसी तरह रोजे भी एक दिन में 16 रखने होंगे। मलेशियन गवर्नमेंट के लिए भी शरई मसले पर इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल थी कि डॉक्टर मुजफ्फर शकूर की कैसे रहनुमाई की जाए जिससे वो खला में इबादत शरई तरीके से कर सके और इनका ट्रिप भी मनसूख ना हो। मलेशिया में डॉक्टर मुजफ्फर शकूर के इस मसले को लेकर दिलचस्प बहस छिड़ गई। कोई कहे कि खाना काबा तो जमीन पर है और जैसे खाना काबा की छत पर नमाज जायज नहीं, उसी तरह खाना काबा के ऊपर भी नमाज जायज नहीं। किसी ने नुक्ता उठाया कि नमाज रोजा तो इंसान के लिए जमीन पर फर्ज है और जब इंसान जमीन पर ही ना हो और जमीन की कशिश से बाहर निकल जाए तो जमीनी इबादत करने से वो आजाद है। किसी ने कहा कि खाना काबा को नीचे तसव्वुर करके नमाज पढ़ना खाना काबा की बेहुरमती है। गर्ज के जिस आलिम के पास जितना भी इल्म था उसने उसके मुताबिक फतवे दाग दिए। इस मसले को देखते हुए मलेशिया ने 150 अफराद पर मुश्तमिल वफद तैयार किया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस मसले का हल निकालना था और आज भी इस मसले का हल तलाश किया जा रहा है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।